Hello guys, this is Osama and welcome back to my YouTube channel. Last time we have discussed about the half of the lecture, number 1 on operating system. Now this is the second half of the chapter and the topic is operating system structure. मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसके इजी नोट्स भी क्रिएट कर दिए हैं जो कि मैंने जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल ड्राइव के लिंक से. सो लेट्स get started. First of all, we have the multi-programming that is also called the batch system needed for efficiency. अब जो हमारे पास multi-programming या batch system होता है उसके अंदर हमें efficiency जो होती है वो उसकी ज़रूरत होती है कि हर काम जो है वो efficiently वे से मुकम्मल हो बैच सिस्टम के अंदर. अब सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी एट ऑल द टाइम. अगर कोई एक पर्सन है तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हर वक्त बिजी नहीं रख सकता. उसने सीपीयू ने कुछ और भी वर्क जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है. सो ऑल द टाइम सीपीयू जो होता है वो बिजी नहीं होता सिंगल यूजर के लिए. अब मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑर्गेनाइज वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है जॉब्स को कि कौन सा काम जो है वो कब होना है. डाटा को वो करता है, कोड को वो ऑर्गेनाइज करता है. और सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट. क्यों? क्योंकि जो प्रोसेसर है वो हर एक काम एक ही टाइम पे कर सकता है, एट अ टाइम एक ही काम कर सकता है. तो जो सीपीयू है वो हमेशा एक ही काम को एग्जीक्यूट करवाता है. और टोटल जॉब्स का जो सबसेट होता है ना, सबसेट होता है वो मेमोरी के अंदर कैप्ट होता है. वन जॉब सिलेक्टेड एंड रन वाया जॉब स्केजुलिंग. एक ही जॉब जॉब स्केजुलिंग से क्या मुराद है कि जॉब्स को स्केजुअल कर देना कि ये काम पहले होगा, ये काम बाद में होगा. ठीक है. और ये जो जॉब स्केजुलिंग होती है इसमें जो जॉब होती है वो सिलेक्ट होती है कि पहले किसने रन होना है. ठीक है. व्हेन इट हैज टू वेट फॉर एग्जांपल आईओ ओएस स्विचेस टू अनदर जॉब. और इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कि मींस टू से अगर आपके पास तीन काम हैं जिसमें एक काम ने सिर्फ 2 सेकंड्स लेने हैं, दूसरे काम ने 5 मिनट्स लेने हैं, तीसरे काम ने 10 सेकंड्स लेने हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर जॉब स्केजुलिंग से ये मुराद होगा कि हम उसमें उसको स्केड्यूल कर देंगे किस 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 ने टाइम ने पहले होना है. अब इसमें मल्टी शेयरिंग का भी जिसको टाइम शेयरिंग या मल्टी टास्किंग क्या कहते हैं वो भी कंसेप्ट आता है. दूसरा मैंने कहा कि अगर एक काम ने 5 सेकंड्स लेने हैं, दूसरे काम ने आपके 5 मिनट्स लेने हैं और तीसरे काम ने 10 सेकंड्स लेने हैं, तो हर किसी को हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम हर को 1 1 मिनट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या आप उसको 2 2 मिनट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब जो पहले वाला काम था जिसने 5 सेकंड्स लेने थे वो तो अपने टाइम मुकम्मल होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड जो 5 मिनट का था उसको आप जब आप 2 मिनट देंगे तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम वाला वो कंप्लीट होगा और बाकी जो 3 मिनट का होगा वो वापस रैम पे एक दफा जाके स्टोर हो जाएगा ताकि उससे जो नेक्स्ट काम है उसको भी टाइम दिया जा सके जो कि 10 मिनट में होना है. अब जो 2 मिनट जो 2 मिनट्स है वो एग्जीक्यूट होगा 10 मिनट्स के लिए, तो उसमें से जो 2 मिनट्स का काम हो जाएगा और बाकी जो 8 मिनट्स का काम है वो दोबारा रैम पे जाके स्टोर हो जाएगा. सो इसमें क्या होगा कि टाइम की जो एक शेयरिंग हो जाएगी इन विच सीपीयू स्विचेस जॉब सो फ्रिक्वेंटली. और इतनी तेजी से जो जॉब है वो सीपीयू स्विच करेगा कि हमें उसका पता भी नहीं चलेगा. और इसमें तमाम जो जॉब्स हैं वो रन होती रहेंगी और इंटरेक्टिवली कंप्यूटिंग उसकी होती रहेगी. और जो रिस्पॉन्स टाइम उसका होगा वो 1 सेकंड से भी कम होगा, उसका जो लेस देन 1 सेकंड होगा. ईच यूजर हैज एटलीस्ट वन प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग मेमोरी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर यूजर के पास जो है वो एक प्रोग्राम कम से कम मेमोरी के अंदर एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, प्रोसेस हो रहा होगा. अगर तो सेवरल जॉब्स जो है वो रेडी हो जाती हैं टू रन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, तो सीपीयू जो होगा वो उसको स्केड्यूल करेगा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मैंने इसको किसको पहले करना है. ठीक है. इफ प्रोसेस डू नॉट फिट इन द मेमोरी लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर तो मेमोरी के अंदर वो पूरा नहीं आ रहा तो वो स्वैपिंग होती रहेगी. ठीक है. इसको मैंने अपने नोट्स के अंदर भी किया है एक्सप्लेन कि स्वैपिंग जो है वो किस तरह होगी एंड स्विचिंग जो है वो किस तरह होगी. स्विचिंग क्या होगी, मेमोरी से प्रोसेसर के दरम्यान में होगी. और टाइम शेयरिंग मींस टू डिवाइड द टाइम इनटू इक्वल पार्ट्स. ओके. एक और कंसेप्ट इधर हम यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक रैम है तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे. वन इज द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकंड वन जो दूसरे वाला होगा वो प्रोसेसर के लिए रिजर्व होगा. एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही सिर्फ रिजर्व होगा और एक प्रोसेस एट अ टाइम होगा. और अर्ली बैच सिस्टम्स के अंदर एक प्रोसेस जो था वो एक ही टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होता था. जैसे कि आप डॉस की एग्जांपल ले लें जो कि ओल्डर सिस्टम्स का था. और इसमें भी प्रोग्राम और प्रोसेस में भी डिफरेंस है. प्रोग्राम वो होता है कि जो आप
यू राइट द प्रोग्राम ऑफ द कोड, और प्रोसेस वो होता है जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है प्रोसेसर एंड के ऊपर। ओके, अब मेमोरीज के अंदर भी एक कंसेप्ट है कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि रैम टू प्रोसेसर होती है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द स्लाइड्स। अब वर्चुअल मेमोरी जो है जिसको वीएम कहते हैं, अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर नॉट कंप्लीटली इन मेमोरी। अब वीएम जो है वो भी एक आर्टिफिशियली बन जाती है वहाँ जब मेमोरी जो है वो आपको कंप्लीटली वहाँ नहीं होती, मौजूद नहीं होती, तो वो वर्चुअल मेमोरी भी क्रिएट हो जाती है जो कि प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करती है, नॉट कम्प्लीटली मेमोरी, कम्प्लीटली मेमोरी के अंदर नहीं। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओके, नेक्स्ट वी हैव द मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। अब इसमें क्या है कि वही एक रैम है, उसमें एक जो स्पेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व कर दी गई है, एक जॉब 1 के लिए, जॉब 2 के लिए, जॉब 3 के लिए और जॉब 4 के लिए, और ये आपके पास एक रैम का स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस। अब इसके अंदर आपके पास इंटरप्ट ड्रिवन ऑपरेशंस हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटरप्ट आ जाएंगे, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट जो होंगे वो वन ऑफ द डिवाइस किसी पे भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में एक्सेप्शन या ट्रैप आ सकता है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन या ट्रैप्स जो होंगे वो स्केलर इंटरप्ट्स होंगे और ये वेक्टर इंटरप्ट्स नहीं होंगे। सॉफ्टवेयर एरर में डिवीजन बाय जीरो का आ सकता है और रिक्वेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आ सकता है। अदर प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो इन्फिनाइट लूप लग सकता है, जिसके अंदर जिस तरह हम प्रोग्रामिंग के अंदर इन्फिनाइट लूप लगा देते हैं तो एट दैट टाइम हम कोई और प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। प्रोसेसेस मॉडिफाइंग ईच अदर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ड्यूल मोड ऑपरेशन। जो ड्यूल मोड ऑपरेशन होता है वो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और सिस्टम के कंपोनेंट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। अब इधर भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है प्रोटेक्शन एज ए, एक होती है प्रोटेक्शन और दूसरी आपकी क्या होती है, ओके, एक होती है आपकी प्रोटेक्शन एंड दिस सिक्योरिटी। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी पहले की जाती है, ठीक है, सिक्योर आपका पहले चीज़ें की जाती है, और जब कोई चीज़ें अटैक हो जाएं तो तब हम उसकी प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्शन जो है वो आफ्टरवर्ड्स की जाती है। ओके, एज वी मूव ऑन आवर स्लाइड्स, तो इसके अंदर हमें जो यूजर मोड है और कर्नल मोड का भी आइडिया होता है कि दो मोड्स होंगे, एक यूजर मोड होगा, एक कर्नल मोड होगा। अब मोड बिट जो है वो इसके अंदर चेंज होती है। अब अगर आप यूजर की बात करें तो जब यूजर मोड होगा तो 1 हो जाएगी उसकी वर्किंग, और जब कर्नल मोड होगा तो उसकी वर्किंग जो है वो 0 हो जाएगी। और जो डाटा होता है वो आपके दो मोड्स के अंदर डिवाइड होता है, वन इज द यूजर मोड एंड द सेकंड वन इज द कर्नल मोड। फाइल रीड होती है और रिट्रीव होती है यूजर फ्रंट के ऊपर सिस्टम कॉल के अंदर, ठीक है, और कर्नल मोड के अंदर उसको प्रिविलेजेस जो हैं वो दी जाती हैं, जैसे कि आपकी एग्जांपल अगर आप लें तो ड्राइवर्स जो हैं वो आपकी कर्नल मोड के अंदर होते हैं जो यूजर मोड के अंदर नहीं हो सकते। ओके, सिस्टम कॉल चेंजेस मोड टू कर्नल, रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट्स इट टू यूजर। जो सिस्टम होती है वो चेंजेस को कॉल करती है कर्नल मोड के अंदर और वो रिटर्न करती है, एंड रिटर्न फ्रॉम कॉल रीसेट्स इट टू द यूजर, और रिटर्न हो जाती है जब कॉल जो होती है वो रीसेट होती है, ठीक है। इंक्रीजिंगली सीपीयू सपोर्ट मल्टी मोड ऑपरेशंस। सीपीयू जो है मल्टी मोड ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी भी आ जाते हैं, मोड ऑफ गेस्ट। अब जिस तरह आप अपना पीसी ऑन करते हैं तो एक जो होता है वो गेस्ट के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो साइन इन कर रहा है, जो ऑनर है, उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो कि मल्टी मोड ऑपरेशन में काउंट होंगे। नेक्स्ट वी हैव द ट्रांजिशन फ्रॉम यूजर टू कर्नल मोड। जो हमने डिस्कस किया कि जो ट्रैप मोड बिट है वो 0 हो जाएगी और वो 1 हो जाएगी, ठीक है। यूजर जिस तरह हमने अपने लेक्चर नोट्स के अंदर डिस्कस किया कि वो 1 हो जाएगी यूजर के लिए और 0 हो जाएगी कर्नल के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर लेआउट में भी, टाइमर इज सेट टू इंटरप्ट द काउंटर। टाइमर एक सेट होता है जो कि इंटरप्ट करता है कंप्यूटर को आफ्टर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जो काउंटर होता है वो डिक्रीमेंट होता है फिजिकल क्लॉक से। ऑपरेटिंग सिस्टम सेट द काउंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उस काउंटर को सिलेक्ट करता है जो कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के लिए होता है। व्हेन काउंटर जीरो, जब काउंटर 0 हो जाता है तो एक इंटरप्ट जो है वो जनरेट होता है। सेटअप बिफोर स्केड्यूलिंग प्रोसेस टू रीगेन कंट्रोल एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम एंड इट एक्सीड्स अलॉटेड टाइम। एक अगर अलॉटेड टाइम से भी वो एक्सीड कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है प्रोग्राम को। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस मैनेजमेंट। अब
होते हैं ना प्रोग्राम प्रोसेस जो होता है वो प्रोग्राम होता है एग्जीक्यूशन के अंदर। ये एक ऐसा यूनिट ऑफ वर्क होता है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर कंप्लीट होता है। अब प्रोग्राम की भी दो इकसाम है एज वी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर नोट्स। एक आपके पास होता है पैसिव एंटिटी और एक आपके पास होती है एक्टिव एंटिटी। तो पैसिव एंटिटी और एक्टिव एंटिटी में ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश दिस टास्क। प्रोसेसेस को कोई ना कोई तो रिसोर्सेज चाहिए कि वो अपने टास्क को कंप्लीट करें। तो सीपीयू, मेमोरी और आईओ फाइल्स जो होती हैं वो इसके रिसोर्सेज होते हैं। इनिशियलाइजिंग डाटा भी इसके रिसोर्सेज होते हैं। प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्सेज। जो प्रोसेस होते हैं वो जो टर्मिनेट होते हैं वो रीयूजेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, दोबारा दोबारा इस्तेमाल उनको करते हैं रिसोर्सेज को प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज़ वन प्रोग्राम काउंटर। अब जिस तरह ऊप के अंदर बात करें तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेडेड। अब टू थ्रेडेड, फोर थ्रेडेड या फाइव थ्रेडेड के लिए आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो वन प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। हर जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो अगली इंस्ट्रक्शन को के एड्रेस को देखता है और उसको लाने के लिए स्टोर करता है। ठीक है। प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशली। और जो प्रोसेसेस होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं, वन एट अ टाइम होता है और तब तक दूसरा नहीं प्रोसेस हो सकता जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम के थ्रेडेड के प्रोसेस के अंदर एक ही प्रोग्राम होता है एक थ्रेड के लिए। टिपिकल सिस्टम्स हैज मेनी प्रोसेसेस, सम यूजर्स, सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स रनिंग कॉन्करेंटली ऑन वन एंड मोर सीपीयू। ज़्यादातर सिस्टम्स के अंदर जो ज़्यादातर प्रोसेसेस होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सीपीयूज के ऊपर कंकरेंटली जो है वो रन होते हैं। कंकरेंसी व मल्टीप्लेक्सिंग इन सीपीयू अमंग द प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। ओके, अब जो मल्टीप्लेक्सिंग का जो चीज़ है उसमें आप लेक्चर नोट्स के अंदर भी देख सकते हैं। लाइक दिस कुछ इनपुट्स होंगे और ऑन द अदर हैंड आपके पास एक आउटपुट होगा। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि नेक्स्ट विच प्रोसेस, मतलब अगला कौन सा प्रोसेस आएगा, करंट प्रोसेस जो है वो कौन सा चल रहा है और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के लिए वो कितने हैं, ये सारे का सारा प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। और रीयूजेबल रिसोर्सेज के अंदर रैम और प्रोसेसर के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। Okay, next we have the process management activities. Operating system is responsible for the following. अब operating system के अंदर ये सारी activities होती हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस कर ली हैं। उसमें क्रिएटिंग और डिलीशन हो सकती है यूज़र की भी और सिस्टम प्रोसेसेस की भी। उसमें कोई भी प्रोसेस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है आफ्टर सम टाइम के लिए या रिज्यूम भी हो सकता है। ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सिंक्रनाइजेशन का, सिंक का, और ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का भी। और ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है प्रोवाइडिंग द मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। इससे डेडलॉक हैंडलिंग का भी मैकेनिज्म जो है वो होता है। डेडलॉक क्या है, अगर हम लेक्चर नोट्स के अंदर बात करें तो डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन जहां कंपोनेंट जो है वो एग्जिट हो जाता है, उसको आप एक डेडलॉक कह सकते हैं। ठीक है। जो और ये डेडलॉक की हैंडलिंग का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मेमोरी मैनेजमेंट। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑल और पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी इन द मेमोरी। अगर आपने किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले ये बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी के अंदर भी पड़ी हुई हैं। ऑल और पार्ट ऑफ द डाटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम मस्ट बी इन द मेमोरी। तमाम डाटा जो चाहिए होता है वो मेमोरी के अंदर, उस वो प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन्स व्हाट इज द मेमोरी, व्हाट इज इन मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट ये चीज़ डिटरमिन करती है कि मेमोरी के अंदर क्या है, और ये सीपीयू की यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करती है कि मतलब वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके इन कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूजर्स, और कंप्यूटर जो है वो अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स यूजर्स को दे सके। मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि कीपिंग ट्रैक ऑफ विच द पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय हूम, कि कौन सा पार्ट मेमोरी का इस वक्त कौन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। और कौन सा इस वक्त यूज हो रहा है, और वो इसमें ये भी डिसाइड होता है कि जो प्रोसेस है डाटा का वो मूव इनटू है एंड आउट ऑफ द मेमोरी कौन से हो रहे हैं इस वक्त। और ये एलोकेट भी करता है मेमोरी की स्पेस को और डी एलोकेट भी करता है मेमोरी की स्पेस को किसी भी प्रोग्राम के लिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव द स्टोरेज मेमोरी। लास्ट एज वी अर्लियर डिस्कस द मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट समहाउ रिजेम्बलेंस है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू इंफॉर्मेशन स्टोरेज को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लॉजिकल स्टोरेज में एक फाइल होती है। अगर इसके दरम्यान में मीडियम की बात करें जो डिवाइस के जरिए कंट्रोल होती है तो वो डिस्क ड्राइव टेप ड्राइवर्स हो सकते हैं। वेरिंग प्रॉपर्टीज इंक्लूड एक्सेस हो सकता है, स्पीड हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है, डाटा ट्रांसफर रेट हो सकता है और एक्सेस मेथड हो सकता है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की आप बात करें तो फाइल यूजली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। तो फाइल होती है वो ज़्यादातर
डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। डायरेक्टरीज आपकी सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपकी फाइल्स वगैरह डायरेक्टरीज हैं आपकी। एसेस कंट्रोल ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम टू डिटरमिन हु कैन एक्सेस। इसमें ज़्यादातर एक्सेस होता है और कंट्रोल होता है उन सिस्टम्स का जो इनको एक्सेस भी कर सकती हैं। ओएस एक्टिविटीज़ इंक्लूड, ओएस में कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? इसमें डिलीटिंग हो सकती है, क्रिएटिंग हो सकती है फाइल्स की और डायरेक्टरीज की, ठीक है। प्रिमिटिव्स टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर हम अपने देखें तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का सिंपली मीनिंग ये हो सकता है कि हम उसको यूज कर सकते हैं फाइल्स को और डायरेक्टरीज को। एंड मैपिंग फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी मेमोरी, हम सेकेंडरी स्टोरेज पे उसको मैप अप कर सकते हैं, ठीक है। बैकअप फाइल्स ऑन नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी, हम बैकअप फाइल्स को स्टेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मैस स्टोरेज मैनेजमेंट। यूजली डिस्क यूजेस टू स्टोर डाटा दैट डज नॉट फिट इन मेन मेमोरी। जो डिस्क होती हैं वो ज़्यादातर डाटा को स्टोर करती हैं जो कि मेन मेमोरी के ऊपर फिट नहीं आ सकती। और डाटा डेट यूज टू बी केप्ट ऑन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या अगर आपने बहुत लंबे अरसे तक उस डाटा को केप्ट करके रखना हो तो आप उसको स्टोर करते हैं मैस स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। प्रॉपर मैनेजमेंट इज द सेंट्रल इंपॉर्टेंस। इसकी प्रॉपर जो इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। एंटायर स्पीड ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन हिंजेस ऑन डिस्क सबसिस्टम एंड इट्स एल्गोरिथम। ज़्यादा सारी की सारी जो आपकी स्पीड होती है कंप्यूटर ऑपरेशंस की, वो डिस्क सब सिस्टम के ऊपर बेस करती है, उसके एल्गोरिथम से बेस करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करें तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट इसमें होती है, स्टोरेज एलोकेशन होती है, और डिस्क स्केजुअलिंग भी इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। अगर हम सम स्टोरेज नीड नॉट बी फास्ट, कुछ स्टोरेजेस जो होती हैं वो फास्ट नहीं होती, जिस तरह की टर्शियरी स्टोरेजेस हैं, ऑप्टिकल स्टोरेजेस हैं, या मैग्नेटिक टेप्स हैं, ठीक है। ये डाटा तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, बट इनका जो स्पीड अप होती है वो बहुत कम होती है। स्टिल मस्ट बी मैनेज, लेकिन अभी फिर भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन जो हैं वो मैनेज करती हैं। और ये डिफरेंट रीड वंस, रीड मैनी टाइम्स और रीड राइट में वेरी करती है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो एनी मैकेनिज्म, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस और प्रोसेसेस और यूजर्स टू रिसोर्सेज डिफाइंड बाय द ओएस। अब इसका जैसा मैंने अपने लेक्चर नोट्स के अंदर डिस्कस किया है कि हम प्रोटेक्शन कब इस्तेमाल करते हैं और हम सिक्योरिटी कब यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी जो होती है वो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब उस पर कोई मॉलवेयर या वायरस अटैक कर देता है तो तब हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, तो मैस स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आपकी ज़्यादातर हार्ड ड्राइव्स भी इंक्लूड होती हैं, जो हमने लास्ट टाइम इस स्लाइड में पढ़ा है। ओके, तो प्रोटेक्शन यानी एक मैकेनिज्म है जिससे हम कंट्रोल करते हैं प्रोसेसेस को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और सिक्योरिटी में अगर कोई इन्वेड करता है, कोई वॉर्म, कोई वायरस आइडेंटिटी या थेफ्ट ऑफ सर्विस, तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स, डिटरमिन हु कैन डू व्हाट। तो सबसे पहले सिस्टम ये कहता है कि आप कौन, किसके पास इसकी एक्सेस है और कौन जो है ये काम कर सकता है। तो वो यूजर्स होंगे उसके। यूज़र आइडेंटिटीज़, यूज़र आईडीज़ उसको दी जाती हैं, सिक्योरिटी आईडीज़। उसके अंदर उसका नेम होता है, उसका एसोसिएटेड नंबर होता है, ठीक है। यूज़र आईडी एसोसिएटेड तमाम फाइल्स के साथ वो उसको एक्सेस कर सकता है। और जो ग्रुप आईडी होता है उसके अंदर यूज़र्स जो होते हैं वो अपने कंट्रोल के लिए डिफाइंड होते हैं, वो अपने कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं, और फाइल प्रोसेसेस के साथ भी वो एसोसिएटेड होते हैं। और प्रिविलेज एस्केलेशन अलाउज यूजर्स टू चेंज टू इफेक्टिव आईडी विद मोर राइट्स। अब प्रिविलेज एस्केलेशन होता है कि चेंज ऑफ राइट्स, जो मैंने लेक्चर अपने नोट्स के अंदर डिस्कस किया है कि इसके अंदर वो अपने जो राइट्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कंप्यूटिंग है। अब ये तो सिंपल टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हेट्रोजीनियसली नेटवर्क्स आ जाते हैं, जिसमें लैन, वैन, मैन और पैन आ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द फीचर बिटवीन सिस्टम्स अक्रॉस द नेटवर्क। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फीचर प्रोवाइड करता है इस सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का, अक्रॉस द नेटवर्क। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी डिवाइसेस जो हैं वो कितने एरिया के अंदर अटैच हुई हुई हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क कम्युनिकेशन स्कीम जो होती है वो अलाउ करती है सिस्टम को कि वो अपने मैसेजेस को एक्सचेंज कर सके और सिंगल सिस्टम के एलियंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट जिसमें क्लाइंट सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है और दूसरा सर्वर होता है। सर्वर जो होता है वो मल्टीपल क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट जो होता है वो एक्सेप्ट करता है, और डम टर्मिनल स्पॉट सप्लांटेड बाय स्मार्ट पेसेस।
Many systems now servers responding to the request generated by client. जो भी client request करता है सर्वर उसको entertain करता है. तो सर्वर कंप्यूटर सर्वर सिस्टम जो होते हैं वो इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को कि वो रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट सर्विसेज डेटाबेस के ऊपर जाके उनकी रिक्वेस्ट होती है और फिर उन्हें एक्सेस मिलती है. और जो फाइल सर्वर सिस्टम होता है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को कि वो अपनी फाइल्स को डेटाबेस पे स्टोर भी कर सकें, ठीक है, और उसको रिट्रीव भी कर सकें. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वी हैव एंडेड our first lecture successfully. If you have any question or query, you may ask in the comment section below. And don't forget to like, comment, and subscribe my channel. I have attached my lecture notes in the description below. You can also download that and watch it. Have a great day. Thank you.